Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first experiment of the electric machine. इस लैब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहले पार्ट के अंदर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे उन तमाम कंपोनेंट्स का जो हम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे, और जो दूसरा पार्ट है वो इंट्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर का, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैटलैब जो आप यूज़ करेंगे सिमुलेशन पर्पस के लिए. जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं उसमें इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर ट्रेनर है, सिंगल फेज़ लोड रजिस्टर है, सिंक्रोनस मशीन है. सिंक्रोनस मशीन के अंदर सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, और इंडक्शन मशीन है. इसी तरह डीसी मशीन है. डीसी मशीन के अंदर आपके पास डीसी मोटर है और डीसी जनरेटर है और वाट मीटर. सबसे पहले ट्रांसफार्मर से स्टार्ट लेते हैं. ट्रांसफार्मर वर्ड कम्बिनेशन है दो वर्ड का. एक ट्रांसफ़र मीन के मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह, और फॉर्म का मतलब है जगह, हालत. कम्बिनेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफ़र करना. और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पास इनपुट वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी 220 इनपुट वोल्ट है और 50 हर्ट्ज़ आपकी फ्रीक्वेंसी है. वही फ्रीक्वेंसी आपके पास आउटपुट पे रहेगी. ठीक है. और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन मतलब कि जब आप इनपुट साइनोसाइड इनपुट अप्लाई करते हो कॉइल के ऊपर, तो कॉइल के अंदर क्या होता है, आपके पास फ्लक्स प्रोड्यूस होता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इस फ्लक्स की वजह से आपके पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. जब आप किसी और कॉइल को इसके करीब लाते हैं तो उसके अंदर भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है. फ्लक्स प्रोड्यूस होने से उसके अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ईएमएफ प्रोड्यूस होने इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन मींस कि इन दोनों के दरमियान कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है. किसकी वजह से? फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स लिंकेज की वजह से, या म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से. और हमारे पास ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं. एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें हमारे पास जो प्राइमरी साइड है उसकी जो वोल्टेज है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी साइड वो कम होती है. जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वो कम होती है, और करंट जो होता है हमारे पास उल्टा हो जाने यार. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the first experiment of electric machine. इस लैब को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. पहले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हम मशीन लैब के अंदर यूज़ करेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर. और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन टू द सॉफ्टवेयर लाइक मैटलैब जो हम यूज़ करेंगे फॉर द सिमुलेशन पर्पस. So the component that is required is
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक मशीन। इस लैब को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए। पहले पार्ट के अंदर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे उन कंपोनेंट्स का जो कि आप थ्रू आउट मशीन लैब के अंदर यूज़ करेंगे, और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन आज की इस लैब में, मैटलैब जो कि आप सिमुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं उनमें हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर ट्रेनर है, सिंगल फेज़ लोड रजिस्टर है, सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन के अंदर सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, इंडक्शन मशीन है, डीसी मशीन है और वाट मीटर है। ट्रांसफार्मर से स्टार्ट लेते हैं। ट्रांसफार्मर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में है, अ ट्रांसफार्मर इज़ डिफाइंड एज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस that transfer the electrical energy from one circuit to another through the process of electromagnetic induction। यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफ़र करती है। इसकी सबसे ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। जो इनपुट पे इसकी फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इसकी आउटपुट पे रहती है। फॉर एग्जांपल आपने 220 वोल्ट अप्लाई किया और 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी है। आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 220 टू 12 वोल्ट, आउटपुट पे 12 वोल्ट होगी, लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वहीं 50 है या 60 जो इनपुट पे थी वही फ्रीक्वेंसी वहाँ पे भी रहेगी। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन को थोड़ा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, कंसेप्ट क्या है। जब भी आप कोई भी अल्टरनेटिंग सप्लाई एक कॉइल के क्रॉस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। लेट्स सपोज ये आपकी सप्लाई है और ये आपने अप्लाई की एक कॉइल के क्रॉस, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपके पास फ्लक्स प्रोड्यूस, और जिससे हमारे पास पोल्स क्रिएट होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये इसका फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जब इसके इर्द गिर्द एक और कॉइल, जब इसके करीब ही एक और कॉइल आप रखेंगे तो इस फ्लक्स की वजह से उसके अंदर भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट है। तो इसके अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ जो प्रोसेस है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। और इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं, ट्रांसफार्मर के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा होती है और उसका जो करंट है वो कम होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम होती है और जो करंट है वो ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं आपके। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्राइमरी साइड हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न कम है, तो ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये थोड़ा उसका बैकग्राउंड था ट्रांसफार्मर का, ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है ताकि जब आप लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कराया जाए तो उसकी बैकग्राउंड का आपको पता होना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर ट्रेनर है जो कि आपकी लैब के अंदर मौजूद है। ये जो टॉप के ऊपर हमारे पास 3 ट्रांसफार्मर है, ये इनमें जो राइट वाले हैं ये हम दूसरी लैब्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, टर्न रेशियो कैलकुलेशन और पोलैरिटी सेक्टर के लिए। यह हमारे पास 3 एनालॉग मीटर हैं, 2 एम मीटर हैं और 1 वोल्ट मीटर है, जिससे आप वोल्टेज और करंट को मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं। इसी तरह ये नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, साथ उनकी एक नॉब लगी हुई है वेरिएबल, जिसको आप लेट सपोज ये आपके पास हमारे पास 1K है तो आप 0 से लेके 900 या 1K तक आप वैल्यू कोई भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी जूम पिक्चर को देखें तो जो इसकी एच साइड है, एच साइड हम इसे बोलते हैं प्राइमरी साइड, हाई साइड, और जो इसकी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी लो साइड यानी सेकेंडरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंशाल्लाह अपकमिंग लैब के अंदर आपको इस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, ये इसको आपको इसकी पूरी डिटेल, इसकी वर्किंग, इसकी रनिंग समझ आ जाएगी इंशाल्लाह।
ये सिंगल फेज लोड रजिस्टर है जो कि हमारे पास ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे कनेक्टेड है। अब आते हैं सिंक्रोनस मशीन के ऊपर। सिंक्रोनस मशीन हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A synchronous machine is just an electromechanical transducer that convert the mechanical energy into electrical energy। एक सेकेंड। जी, हम सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। Synchronous machine is just an electromechanical transducer that convert mechanical energy into electrical energy और वाइस वर्सा। ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर किसी भी चीज़ को कन्वर्जन होती है, हम उसको बोलते हैं। लाइक आप फिज़िकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडेंसर माइक है जो आपकी साउंड को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, वो भी एक ट्रांसड्यूसर है। सो सिंक्रोनस मशीन हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है सिंक्रोनस मोटर है और दूसरा जो है हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर है। अगर हमारे पास एज्यूम करते हैं ये सिंक्रोनस मशीन है, अगर हमारे पास इनपुट के ऊपर अगर इनपुट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है और आउटपुट पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, तो ये सिंक्रोनस जनरेटर है। और अगर हमारे पास इनपुट के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आउटपुट के ऊपर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस मोटर। सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बिल्कुल सेम ही है। हमारे पास इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास स्टेटर है और ये जो ऊपर इसकी वाइंडिंग है इसको हम स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। और इसके सेंटर के अंदर हमारे पास एक रोटर है जिसके ऊपर हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं। जो स्टेटर होती है, स्टेटर हमारे पास 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। जब वो 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है तो हमारे पास इसके ऊपर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जो डीसी हमारे पास डीसी एक्साइटेड जनरेटर है, ये हमने कनेक्ट किया हुआ है ये रोटर की वाइंडिंग के साथ। तो जब डीसी एक्साइटेड जनरेटर कनेक्ट होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। चूँकि हमारे पास स्टेटर की वाइंडिंग है वो कनेक्टेड है 3 फेज सप्लाई के साथ, उसकी वजह से उसके ऊपर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे पोल्स बनेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसी तरह ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। जब ये दोनों आपस में ब्लॉक्ड हो जाएंगे, साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्शन होगी, तो इस टाइम हमारे पास इसका स्लिप भी ज़ीरो होगा। स्लिप में आपको बताता हूँ क्या है। चूँकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो रोटर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो इसका जो स्लिप होता है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। स्लिप हमारे पास डिफरेंस है स्पीड ऑफ स्टेटर, स्पीड ऑफ द स्टेटर माइनस स्पीड ऑफ द रोटर। जो आप इसकी स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की जो स्पीड है ये आपस में सेम हो जाए तो स्पीड कांस्टेंट होती है। और ये जो इक्वेशन है ये हमें ये बता रही है कि जब भी आप 3 फेज सप्लाई स्टेटर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आरएमएफ वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। कितनी स्पीड के साथ, 120 एफ डिवाइडेड बाई पी। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, पी हमारे पास पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, ये था सिंक्रोनस मशीन के बारे में थोड़ा बहुत। ये सिंक्रोनस मशीन है जो आपकी लैब के अंदर मौजूद है। आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इस पे काम करेंगे और इसकी वर्किंग को भी देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारे पास, द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन दैट इज डिजाइंड टू ऑपरेट ऑन अ 3 फेज सप्लाई। This 3 phase motor is also called as an asynchronous motor. These AC motors are of 2 types, squirrel and slip ring type induction motor. So इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बिल्कुल सेम है। देखें आप, इसके जो नाम है उससे ज़ाहिर है मोटर हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। तो हमारे पास इंडक्शन क्या है, इंडक्शन का मतलब, इंडक्शन का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके दरमियान में फिजिकल कनेक्शन नहीं है। जैसे हम ट्रांसफार्मर के अंदर देखा म्यूचुअल इंडक्शन, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का केस होगा। तो इसकी जो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टार कनेक्शन है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यहाँ पे डाला है। जब आप इसकी जो स्टेटर, इसके अंदर भी 2 ही पार्ट हैं, एक रोटर है और एक
स्टेटर है। जब आप इसकी स्टेटर वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं 3 फेज सप्लाई के साथ, तो इसके यहाँ पे प्रोड्यूस होता है फ्लक्स तीनों फेज पे। यहाँ फेज है, फेज बी पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और जब ये फ्लक्स जो इसका रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, वो रोटेटिंग होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब ये फ्लक्स लिंक करता है हमारे पास रोटर के साथ, तो रोटर के अंदर हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, जिसको हम इंड्यूस्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। जो इंड्यूस वोल्टेज है उसकी वजह से इसके अंदर हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट की वजह से हमारे पास इसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो कि रोटर का फ्लक्स होगा। अब हमारे पास इस एयर गैप के अंदर दो फ्लक्स हैं, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह, रोटेटिंग फ्लक्स जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, दूसरा फ्लक्स जो है हमारे पास है जो रोटर की वजह से। जब ये दो आपस में ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो ही के रोटर आपस में जो रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये बेसिकली इसका जो बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है। इसके बाद आ जाता है 3 फेस इंडक्शन मोटर। ये जो 3 फेस इंडक्शन मोटर आपकी लैब के अंदर मौजूद है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसको रन करेंगे। और 3 फेस इंडक्शन मोटर ब्रेक्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ब्रेकिंग होती है। एक हमारे पास है डायनेमिक ब्रेकिंग है, एक हमारे पास रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, एक हमारे पास प्लगिंग है, और दूसरा मैकेनिकल ब्रेकिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फ्रिक्शन ब्रेकिंग होती है, ये जो हम तब प्रेफर करते हैं जब हमारे पास जो वर्किंग ऑपरेशन हो वो लो स्पीड पे चल रहा हो। तो ये इंशाल्लाह हम अपकमिंग लैब्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सो डीसी मशीन भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास डीसी मोटर है। सो डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर इज एनी ऑफ अ क्लास ऑफ रोटरी इलेक्ट्रिकल मोटर that convert the direct current electrical energy into mechanical energy, and a DC generator is a rotating machine that supplies an electrical power output with unidirection voltage and current। ये आपके पास जो पैनल है ये आपकी लैब के अंदर मौजूद है डीसी मशीन का। इंशाल्लाह हम आगे इस पे काम करेंगे। इस लैब का मकसद ये है कि आपको इतना पता चल जाए कि आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि मशीन लैब के अंदर मौजूद हैं। ये डीसी मशीन है। उसके बाद नेम प्लेट है। नेम प्लेट बेसिकली आपके पास एक मोटर के ऊपर टॉप पे लगी होती है, और ये आपको बता रहा होता है कि ये अपने मोटर को या कोई भी डिवाइस है इसको किस वोल्टेज पे ऑपरेट करना है, और ये भी बता रहा होता है कि आपकी एक रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर आपको ये पावर फैक्टर ये देगा, जिसके ऊपर इसकी एफिशिएंसी इतनी होगी, जिसके ऊपर इसका टॉर्क इतना होगा और इसका करंट इतना होगा। तो फॉर एग्जांपल इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप उस विदिन जो रेटेड वोल्टेज उसके अंदर लिमिट के अंदर रहते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रहती है, और जब आप उस रेटेड वोल्टेज को एक्सीड कर देते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम ये जो नेम प्लेट है डीसी जनरेटर का, इसमें देखें जो आउटपुट है वो उसकी 360 वाट है, वोल्टेज है 200 वोल्ट है, और जो करंट है वो 1.49 एम्पेयर है, और स्पीड 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है, और जो फील्ड करंट है वो 0.18 है, और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद वाट मीटर हम यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू देता है पावर की। तो इसके जो फिज़िकल जो आपके पास लैब के अंदर मौजूद है वो ये है, ठीक है। इसमें जो नंबर 1 जिस है वो शो कर रहा है इसके LCD डिस्प्ले को, और जो इसका पावर ऑन ऑफ स्विच बटन है वो ये 2 आपके पास इंडिकेशन शो कर रहा है, और जो ये है ये आपके पास फंक्शन स्विच है। ये आपके पास इनपुट टर्मिनल और फंक्शन स्विच आप डिफरेंट फंक्शन है, आप किसी भी मोड में जा सकते हैं, ठीक है। और जो नंबर 5 है ये आपके पास है ज़ीरो एडजस्ट नॉब है, ठीक है। और जो नंबर 6 है वो बैटरी कंपार्टमेंट ऑन रेयर है, ठीक है। अभी तक जो चीज़ें इस लेवल पार्ट ए के अंदर हमने चीज़ें डिस्कस की, उसके अंदर हम इसको अगर समराइज़ करें तो उसके अंदर हमने देखा सबसे पहले ट्रांसफार्मर को देखा, ट्रांसफार्मर की फिर वर्किंग को देखा, और फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर ट्रेनर की बात की, और फिर उसके बाद हमने सिंक्रोनस मशीन को देखा। सिंक्रोनस मशीन के अंदर सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर को देखा। फिर हमने उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा समझा,
और उसके बाद हमने इंडक्शन मोटर को देखा, इंडक्शन मोटर का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझा, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। और उसके बाद हमने उसकी इंडक्शन मोटर ब्रेक को देखा। फिर डीसी मशीन पे आए, डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर को देखा, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को देखा। फिर उसके बाद हमने नेम प्लेट की बात की और फिर वाट मीटर की। तो इनका बेसिक बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि जब मैं नेक्स्ट लैब्स के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ तो एटलीस्ट आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि यार ये आज हम इस पर काम कर रहे हैं तो ये है क्या चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं इस लेब असाइनमेंट आपको असाइन करूँगा, उसके एंड पे जो टास्क होंगे वो टास्क अपने परफॉर्म करने हैं और मुझे नेक्स्ट लैब से पहले या नेक्स्ट लैब के अंदर या नेक्स्ट लैब से एक दिन पहले आपने मुझे सेंड करना है। वो डेट में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है।